ये कहानी है फराज की, एक यतीम लड़के की जो बगदाद की मीना पर मजदूरी का काम करता था। जब वो छोटा था तभी उसके वालिदैन गुजर गए थे। अब वो एक यतीम था। वो मीना के किनारे बैठकर जहाजों से भारी सामान उतारता था। उसका कोई घर नहीं था। वो मीना के किनारे पर सोता था। लेकिन एक दिन एक अमीर लड़की उसे भिखारी समझकर खैरात देती है और फराज उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन बाजार के कुछ ताजिरों को लगता है कि उस लड़की का फराज के साथ कोई रिश्ता है। वो ताजिर लड़की के बाप के पास जाकर उससे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी का उस यतीम लड़के के साथ कोई नाजायज रिश्ता है। ये सुनकर लड़की का बाप गुस्से में आ जाता है और फराज को अगवा करवा लेता है और अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देता है। क्या एक खैरात की वजह से उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और फराज के साथ क्या होगा? ये जानने के लिए ये दिलचस्प कहानी जरूर देखिए। सदियों पुरानी बात है, जब बगदाद का शुमार दुनिया के सबसे अजीम और खुशहाल शहरों में होता था। दजला दरिया के किनारे आबाद इस शहर की बंदरगाह पर दिन रात हलचल मची रहती थी। दूर दराज मुल्कों से, चीन, हिंद और मिस्र से बड़े बड़े बादबानी जहाज आते जो कीमती रेशम, मसाले और दीगर तिजारती सामान से भरे होते। बंदरगाह की हवाओं में हमेशा समुद्री नमक और कीमती इत्र की महक घुली रहती थी। इसी अजीम बंदरगाह के शोर और गुल में एक 25 साल का नौजवान दिन रात मेहनत मजदूरी करता था। उसका जिस्म सख्त मेहनत की वजह से मजबूत हो चुका था और धूप की शिद्दत ने उसके रंग को पुख्ता कर दिया था। लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी नूरानी चमक और संजीदगी थी जो आम मजदूरों में नहीं मिलती थी। जो भी उसे पहली बार देखता वही सोचता कि ये किसी आला खानदान का चश्मो चिराग लगता है जिसकी आंखों में शराफत और अदब साफ झलकता था। लेकिन हकीकत ये थी कि फराज का इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई न था। जब वो सिर्फ 4 साल का था तभी उसके वालिदैन इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए थे। एक छोटे बच्चे के जहन में उनकी शक्लें वक्त के साथ धुंधली पड़ चुकी थीं। उसे बस इतना याद था कि उसके वालिद की वफात के बाद हालात ने ऐसी करवट ली कि उसने अपना आबादी शहर छोड़ दिया था। किसी अनजान शख्स ने उसे एक बड़े जहाज पर बिठा दिया और लहरों के सहारे वो उस कमसिन उम्र में बगदाद आ गया। आज वो 25 साल का गबरू जवान था। उसका कोई अपना घर नहीं था। दिन भर वो आते जाते जहाजों से भारी भरकम संदूक और बोरियां अपनी पीठ पर उठाता। जब थक कर चूर हो जाता तो अल्लाह की बरगाह में नमाज अदा करता। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बंदरगाह पर आने जाने वाले लोग, मुसाफिर और उसकी मेहनत और ईमानदारी से इतने मुतासिर थे कि उसके खाने पीने का इंतजाम वही लोग खुशी से कर देते थे। रात होती तो फराज बंदरगाह के एक सुनसान और तारीक कोने में अपनी फटी हुई चटाई बिछाकर लेट जाता। आसमान के तारों को देखते हुए वो अक्सर सोचता, या रब, तूने मुझे यतीम बनाया लेकिन किसी का मोहताज नहीं किया। तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हलाल मेहनत की तौफीक दी। उसके दिल में हमेशा एक कसक रहती कि काश वो अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर दुआ कर पाता। लेकिन वो तवक्कुल का पैकर था, सब्र करता और सो जाता। उसी बगदाद शहर के सबसे अमीर और पौश इलाके में, जहां ऊंचे और अजीम शान महल बने थे, वहां शहर का सबसे बड़ा ताजिर फारूक रिहाइश पजीर था। फारूक की दौलत का कोई हिसाब नहीं था। उसके पास अपने जाती जहाज थे जो समुंदर पार से तिजारती सामान लाते थे और वो दूसरे छोटे ताजिरों से उनका सामान लाने का भारी किराया भी वसूल करता था। लेकिन इस बेहिसाब दौलत ने फारूक को इंतहाई मगरूर और तकब्बुर पसंद बना दिया था। उसके दिल में दीन की फर्ज निशिस्त, आखिरत का खौफ या गरीबों के लिए रहम जैसी कोई चीज नहीं थी। वो दिन रात सिर्फ अपने खजाने बढ़ाने की फिक्र में रहता। जब वो अपने रेशमी लिबास में मलबूस होकर बंदरगाह से गुजरता तो गरीब मजदूर उसके सामने नजरें झुका लेते। वो उन मजदूरों को अपने पैर की जूती की धूल समझता था, उनसे जानवरों की तरह काम लेता और उजरत व माती मजदूरी देने में हमेशा कंजूसी और सख्ती बरतता। फराज भी अक्सर धूप में खड़ा फारूकर के जहाजों का सामान उतारता और फारूकर उसके करीब से घमंड से मुंह फेर कर गुजर जाता। अल्लाह ने फारूकर को बेटे की नेमत नहीं दी थी, बल्कि उसकी सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम आयशा था। आयशा इंतहाई खूबसूरत, बाहया और पाक जेरत लड़की थी। वो बिल्कुल अपनी माँ के कदमों पर चलती थी। उन दोनों माँ बेटी का दिन कुरान की तिलावत, जिक्र व अज़कार और इबादत में गुजरता। लेकिन फारूक अपनी ही बेटी से शदीद नफरत करता था।
जहालत के उस घमंड में डूबा हुआ ताजिर अक्सर अपनी बीवी और बेटी पर ताने कसता, तूने अपने ही जैसी एक लड़की पैदा कर दी। अगर इसकी जगह कोई लड़का पैदा हुआ होता तो आज वो मेरी दौलत का वारिस होता, बंदरगाह पर मेरा हाथ बटाता और मेरी तिजारत संभालता। आयशा इन तानों को सुनकर खामोशी से आंसू पी लेती, लेकिन बाप का अदब हमेशा करती। जब भी उसकी फारूकर से बात होती, वो हमेशा नरमी से दीन की, आखिरत की और अल्लाह के सामने पेशी की बातें करती, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन उसके सख्त दिल बाप पर कुरान की किसी आयत का असर हो जाए। आयशा की मां भी हमेशा मुसल्ला बिछाकर रोती और अपने शौहर के लिए हिदायत की दुआएं मांगती। वक्त गुजरता रहा। फराज बंदरगाह पर अपने खून पसीने की कमाई से जिंदगी के कदम आगे बढ़ा रहा था। एक दिन मौसम निहायत खुशगवार था। आयशा ने अपनी वालिदा से इजाजत ली और अपनी खानदानी खादिमाओं के साथ बंदरगाह की तरफ आई, ताकि वहां मौजूद मिस्कीनों और गरीब मजदूरों में अल्लाह के नाम पर खैरात और सदका तकसीम कर सके। आयशा ने चादर ओढ़ी हुई थी और निहायत बापर्दा थी। वो एक एक करके जरूरतमंदों को खाना और कुछ चांदी के सिक्के दे रही थी। चलते चलते उसकी नजर एक कोने पर पड़ी, जहां फराज भारी काम के बाद थककर जमीन पर बैठा अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था और गहराई में कुछ सोच रहा था। आयशा करीब आई और निहायत अदब और एहतिराम से फराज की तरफ कुछ ताजा फल और चांदी के कुछ सिक्के बढ़ा दिए। फराज चौंक कर उठा। उसने देखा कि एक पाकीज़ा खातून उसे अल्लाह की राह में मदद दे रही है। फराज की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू तैर गए। उसने इंतहाई आजिजी से थोड़ा आगे झुककर आयशा का शुक्रिया अदा किया और खालिस नियत से दुआ दी, अल्लाह आपकी और आपके अहले खाना की उम्र में बरकत दे और इस सदक़े को आखिरत में आपके लिए निजात का जरिया बनाए। आयशा फराज की नरम गुफ्तगू और उसके चेहरे की शराफत देखकर मुतासिर हुई और हल्की सी संजीदा मुस्कुराहट के साथ उसकी बात गौर से सुनने लगी, ताकि उसकी दुआओं पर आमीन कह सके। ये एक निहायत ही पाक साफ और रूहानी मंजर था। लेकिन तभी कुछ फासले पर खड़े 3 मक्कार ताजिरों की नजरें इस मंजर पर पड़ गईं। ये ताजिर वही लोग थे जो फारूक ताजिर की अचानक बढ़ती हुई दौलत और घमंड की वजह से उससे शदीद जलते थे और उसकी बदनामी का बहाना ढूंढते थे। जब उन्होंने आयशा को पहचाना कि यह शहर के सबसे बड़े ताजिर फारूक की बेटी है और वो एक यतीम धूल में सने मजदूर की बातें सुनकर हल्के से मुस्कुरा रही है, तो उनके शैतानी जहन में एक तरकीब आई। एक ताजिर ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, अरे देखो, ये अजीम फारूका की लाडली आयशा नहीं है, ये यहाँ इस भिखारी फटेहाल मजदूर के साथ क्या कर रही है। दूसरे ने आग में घी डालते हुए कहा, देख नहीं रहे कैसे दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। जरूर इन दोनों के दरमियान कोई गुप्त और नाजायज रिश्ता है। फारूक पूरे शहर में अपनी साख पर घमंड करता है, आज उसकी इज्जत खाक में मिलने का वक्त आ गया है। उन तीनों ताजिरों ने इस झूठे वाकये को इस कदर मिर्च मसाला लगाकर आपस में बताया और फिर जल्दी से बंदरगाह और बाजार के आम लोगों में यह खबर आग की तरह फैला दी। सुना तुमने, फारूक ताजिर की बेटी आयशा बंदरगाह पर एक यतीम मजदूर से इश्क लड़ाती पकड़ी गई है। फराज तो अपनी मेहनत में वापस मसरूफ हो गया, इस बार तूफान से बिल्कुल अनजान। आयशा भी सदका बांटकर सुकून कल्ब के साथ अपने महल वापस चली गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके उस छोटे से नेक अमल ने उसकी जिंदगी में कितनी अजीम आजमाइश का दरवाजा खोल दिया था। अगले दिन बाजार की रौनक अपने उरूज पर थी। फारूक ताजिर अपने अजीम और शान दफ्तर में रेशमी गद्दों पर बैठा अपनी दौलत का हिसाब कर रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह तकब्बुर और घमंड साफ झलक रहा था। तभी वहां वो 3 मक्कार ताजिर आए जिन्होंने कल बंदरगाह पर आयशा और फराज को देखा था। उनके चेहरों पर झूठी हमदर्दी थी, पर दिलों में हसद का जहर भरा था। एक ताजिर ने आगे बढ़कर बड़ी मक्कारी से कहा, फारूक साहब, आप शहर के सबसे अजीम ताजिर हैं। आपका खानदान इतना बड़ा और नेक है, लेकिन अफसोस हमें आपकी बेटी से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। फारूक के हाथ से हिसाब का कलम छूट गया। उसका घमंड चोट खा चुका था। उसने गुस्से और हैरत से पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ है? क्या किया है मेरी बेटी ने? उन ताजिरों ने बातों को नमक मिर्च लगाकर और आग भड़काते हुए कहा, फारूक साहब, कल की ही बात है। हमने अपनी आंखों से देखा, आपकी बेटी बंदरगाह के एक सुनसान कोने में गई। वहां वो उस फटे हाल भिखारी मजदूर लड़के को खाने का सामान और सिक्के दे रही थी। बात सिर्फ यहीं तक होती तो ठीक था, लेकिन उस यतीम लड़के ने आपकी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ था।
वो हंस हंस कर बातें कर रहा था और आपकी बेटी भी उसकी बातों पर शर्मा कर मुस्कुरा रही थी। इन दोनों का जरूर कोई छुपा हुआ रिश्ता है। फारूक के जहन में आग लग गई। उसके वजूद में शोले भड़क उठे। उसने चीख कर कहा, नहीं, ये झूठ है। तुम लोग मेरी कामयाबी से जलते हो। मेरी बेटी नेक और पर्दा नशीन है। दूसरे ताजिर ने फौरन अपनी गवाही पेश करते हुए कहा, फारूक साहब, अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं तो इन दो और ताजिरों से पूछ लीजिए जो वहां मौजूद थे। हम तीनों इस बात के गवाह हैं कि आपकी इज्जत बंदरगाह की धूल में रौंद दी गई है। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आ रहे थे। अपनी झूठी इज्जत और अना पर इतना बड़ा हमला फारूक बर्दाश्त न कर सका। उसने किसी बात की तहकीक करना जरूरी न समझा। वो गुस्से से पागल होता हुआ बिना कुछ कहे वहां से उठा और अपने महल की तरफ दौड़ पड़ा। उसके कदमों की आहट में कहर था। महल में दाखिल होते ही उसने पूरी ताकत से चीख मारी, आयशा, कहां है तू? उसकी दहाड़ सुनकर महल के मुलाजिम सहम गए। आयशा, जो अपने कमरे में कुरान की तिलावत कर रही थी, घबराकर भागती हुई आई। जी अब्बू जान, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसने मासूमियत से पूछा। फारूक की आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। उसने करीब आकर पूछा, सच बता, क्या तू कल बंदरगाह पर गई थी? आयशा ने सच्चाई से जवाब दिया, जी अब्बू जान, मैं अपनी सहेलियों के साथ गरीबों को सदका देने गई थी। यह सुनकर फारूक का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि ताजिरों की बात का एक हिस्सा सच साबित हो गया था। उसने दांत पीसते हुए पूछा, क्या तू वहां किसी मजदूर लड़के से मिली थी? क्या तू उससे बातें कर रही थी? आयशा ने इत्मीनान से कहा, जी अब्बू, एक थका हुआ मजदूर था, मैंने उसे खैरात दी। आयशा अभी अपनी पूरी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि फारूक ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ आयशा के मासूम चेहरे पर रसीद किया। थप्पड़ इतना सख्त था कि आयशा जमीन पर गिर पड़ी। बेशर्म लड़की, फारूक दहाड़ा, तूने मेरी सारी उम्र की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरा उस भिखारी से क्या रिश्ता है? तू उससे इश्क लड़ाने गई थी? आयशा रोते हुए अपने बाप के कदम पकड़कर कहने लगी, नहीं अब्बू जान, खुदा की कसम, मैंने सिर्फ अल्लाह के नाम पर उसे मदद दी थी। वो मुझसे दुआ कर रहा था, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फारूक अंधा हो चुका था। उसने आयशा को बाजू से पकड़कर घसीटा और उसके कमरे में धकेल दिया। बाहर से दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया। आयशा की मां भागती हुई आई, बेटी का ये हाल देखकर रोने लगी। आपने मेरी मासूम बच्ची को कमरे में क्यों बंद कर दिया? उसका क्या कसूर है? फारूक ने अपनी बीवी पर भी गुस्सा उतारा और चिल्लाया, तेरी वजह से ये लड़की बिगड़ गई है। दीन और नमाज का दिखावा करती है और पूरे शहर में मजदूरों से इश्क लड़ाती फिर रही है। आज के बाद कोई इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। फारूक पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। अंधेरे कमरे में आयशा जमीन पर गिरी, बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका दिल छलनी हो गया था। उसने मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिरकर अल्लाह को पुकारा, ये अल्लाह, तू दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी बेगुनाही का गवाह तू ही है, मुझ पर रहम फरमा। अगले दिन सूरज निकलते ही उन तीनों बदमाश ताजिरों ने बगदाद के छप्पे छप्पे पर यह झूठी अफवाह फैला दी थी। बंदरगाह पर काम करने वाले मजदूर, दुकानदार और आम राहगीर, सबकी जबान पर सिर्फ एक ही किस्सा था, फारूक ताजिर की बेटी और एक मजदूर की कहानी। अब जब फारूक बाजार या बंदरगाह से गुजरता तो लोग उसके सामने तो खामोश रहते, पर पीठ पीछे उस पर हंसते और ताने कसते। देखो अजीम ताजिर, इज्जत तो इसकी बेटी ने बंदरगाह पर ही नीलाम कर दी। फारूक जो कल तक सीना तान कर और नजरें उठाकर चलता था, आज शर्म और रुसवाई से नजरें झुकाकर चलने पर मजबूर हो गया था। उसके कारोबार पर भी इसका गहरा असर पड़ने लगा। दूसरे ताजिरों ने फारूक की बदनामी की वजह से उसके जहाजों में अपना सामान भेजना कम कर दिया था। जहाज खाली रहने लगे थे और तिजारत घाटे में जाने लगी थी। फारूक इस नुकसान को देखकर खून के घूंट पीता और सोचता कि यह सब मनहूसियत उसकी बेटी की वजह से है। इधर आयशा अपने कमरे में दिन रात कैदी बनकर जिंदगी गुजार रही थी। उसका रोना खत्म नहीं होता था। वो सिर्फ दुआओं और नमाजों में सुकून तलाश करती। लेकिन इस पूरे हंगामे से बिल्कुल बेखबर फराज अपनी धुन में मेहनत कर रहा था। उसे राई बराबर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह से बगदाद के सबसे बड़े महल में क्या क़यामत आई हुई है। फराज दिन रात खून पसीना एक करके थोड़े थोड़े सिक्के जमा कर रहा था। उसकी ईमानदारी ने आखिर रंग दिखाया और उसने शहर के एक गरीब इलाके में मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था।
जिंदगी में पहली बार उसके सर पर एक ऐसी छत आई थी जिसे वो अपना कह सकता था। उसे अब बंदरगाह की ठंडी जमीन पर नहीं सोना पड़ता था। वो सुबह फज्र की नमाज पढ़ता, बंदरगाह पर दिन भर भारी वजन उठाता और शाम को थका हारा थोड़ा सा खाना लेकर अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में वापस आ जाता। खाना खाकर सुकून की नींद सो जाता। उसका दिल पाक साफ था और वो अपनी आगे बढ़ती हुई जिंदगी से बेहद खुश था। उसने एक पुराना मिट्टी का बर्तन पानी के लिए और एक चटाई अपने सोने के लिए खरीद ली थी। उसकी दुनिया बस यहीं तक महदूद थी। लेकिन दुनिया के दो अलग अलग किनारों पर रहने वाले इन दो लोगों की किस्मत आपस में टकराने वाली थी। फारूक का गुस्सा अब सब्र की हद पर कर चुका था। लोगों के ताने उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसने एक ऐसा खौफनाक फैसला करने की ठान ली जिसके बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बगदाद के बाजारों में फारूक ताजिर की इज्जत अब कौड़ियों के भाव बिक रही थी। लोग उसके आगे पीछे ताने देते। अजीम ताजिर की लाडली ने एक भिखारी मजदूर से इश्क लड़ा लिया। इन बातों ने फारूक की अना को बुरी तरह कुचल दिया था। उसने एक रात गुस्से में आकर फैसला किया, लोगों की इन जहरीली जबानों पर लगाम लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर लोगों को लगता है कि आयेशा और उस मजदूर का कोई रिश्ता है, तो मैं इस मनहूस लड़की की शादी उसी भिखारी से करवाकर इसे हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। फारूक ने अपनी बीवी को यह फैसला सुनाया। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए बोली, खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करें। आप अपनी फूल जैसी बेटी को एक अनपढ़ी और गरीब मजदूर के हवाले कैसे कर सकते हैं? लेकिन फारूक अंधा हो चुका था। उसने दहाड़ते हुए कहा, मेरा फैसला आखिरी है। जाकर उस बेशर्म लड़की से कह दो कि कल उसका निकाह उसी मजदूर से होगा। आयेशा, जो पिछले कई दिनों से रो रो कर अधमुई हो चुकी थी, अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी जान, मुझे बचा लीजिए। मैं उस मजदूर को ठीक से जानती तक नहीं। मैंने तो सिर्फ खुदा के वास्ते उसे खैरात दी थी। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। मां बेबसी से आंसू बहा रही थी। बेटी, तेरे वालिद के सर पर शैतान सवार है। अब सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। अगले दिन सुबह सवेरे फारूक के कुछ मोटे ताजे और हथियारबंद आदमी बंदरगाह पहुंचे। फराज अपनी आदत के मुताबिक एक भारी बोरियों का ढेर उठाने जा ही रहा था कि उन गुंडों ने आकर उसे दबोच लिया। फराज घबरा गया। तुम लोग कौन हो? मुझे कहां ले जा रहे हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बिना कोई जवाब दिए वो उसे घसीटते हुए फारूक ताजिर की अजीम और शान हवेली में ले आए। फराज ने देखा कि सामने के बड़े आंगन में एक काजी साहब बैठे हैं और उनके पास फारूक ताजिर आंख बबूला हो रहा है। फारूक के हाथ में एक चमचमाती हुई नंगी तलवार थी। एक तरफ आयेशा की मां आयेशा को एक सादा सा जोड़ा पहनाए रोते हुए खड़ी थी। फराज हाथ जोड़कर बोला, ताजिर साहब, काजी साहब, मुझे इस लड़की से कोई निकाह नहीं करना। आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं तो एक मामूली मजदूर हूं। फारूक ने आगे बढ़कर अपनी तलवार की नोक फराज की गर्दन पर रख दी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। चुप कर जा भिखारी, तू तो यही चाहता था ना? मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर अब तू निकाह से इनकार कर रहा है। अगर तूने चुपचाप ये निकाह कबूल नहीं किया तो यहीं तेरी गर्दन मार दूंगा और किसी को खबर तक नहीं होगी कि तू जिंदा है या मर गया। तलवार की ठंडक और फारूक के कहर को देखकर फराज सहम गया। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मजबूरी में सर झुका लिया। काजी ने आयेशा से पूछा। आयेशा बेताब होकर अपनी मां की तरफ देख रही थी। उसकी मां ने रोते हुए उसके सर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, बेटी, तू बेगुनाह है। अल्लाह पर यकीन रख, वो तेरी आजमाइश में जरूर कोई बेहतरी लाएगा। आयेशा ने सिसकियां भरते हुए बेबसी के आलम में कबूल है कह दिया। फराज ने भी मौत के डर से निकाह कबूल कर लिया। निकाह मुकम्मल होते ही फारूक ने आयेशा की तरफ जहरीली नजरों से देखा और चिल्लाया, आज से तू मेरी बेटी नहीं। मेरे इस महल में अब कभी अपना मनहूस कदम मत रखना। निकल जा यहां से इस भिखारी के साथ। रात का अंधेरा छा चुका था। आयेशा अपनी मां से आखिरी बार गले लगी। दोनों मां बेटी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर आयेशा अपने अजीम महल को पीछे छोड़कर एक अनजान किस्मत के सफर पर उस गरीब मजदूर के पीछे पीछे निकल पड़ी। रात की सुनसान सड़कों पर दोनों खामोशी से चल रहे थे। फराज का जहन किसी तूफान की तरह घूम रहा था। वो सोच रहा था, या अल्लाह, ये कैसा फैसला है? ये नजाकत में पली, रेशम पहनने वाली ताजिर की बेटी मेरी उस कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में कैसे रहेगी?
दोनों चलते चलते फराज के उस गरीबाने और अंधेरे कमरे तक पहुंच गए जहां सिवाय एक टूटी हुई चारपाई और एक चटाई के कुछ न था। अंदर दाखिल होते ही आयेशा का दिल भर आया और वो दीवार से लगकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। फराज को बेहद शर्म और अफसोस हो रहा था। उसने नजरें झुकाकर इंतहाई अदब से कहा, बीबी जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी मनहूसियत की वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन आपसे खैरात न लेता तो आज आप पर यह मुसीबत न आती। आयेशा ने आंसू पोंछते हुए गुस्से और दुख से कहा, हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम शादी से इनकार भी तो कर सकते थे। तुमने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? फराज की आवाज में एक यतीम की मजबूरी थी। बीबी जी, अगर मैं इनकार करता तो आपके वालिद उस तलवार से मेरा सर कलम कर देते। मैं मौत से डर गया था। आयेशा चुप हो गई और थक हार कर उस टूटी हुई चारपाई पर गिरकर सो गई। फराज जमीन पर अपनी चटाई बिछाकर लेट गया, पर उस रात नींद दोनों से कोसों दूर थी। अगले दिन की सुबह दोनों के लिए एक नई और तल्ख सच की शुरुआत थी। फराज उठकर फजर पढ़ने और फिर बंदरगाह की तरफ मजदूरी करने निकल गया। जब आयेशा उठी तो उसने खुद को उस छोटी घुटन भरी झोपड़ी में अकेला पाया। जिसने कभी सूखी रोटी भी खुद न तोड़ी हो, उसे अब आग जलाकर खाना बनाना था। वो सारा दिन अपनी खुशहाल जिंदगी को याद करती और रोती रहती। बंदरगाह पर फराज की हालत और बुरी थी। जब वो वहां पहुंचा तो अन्य मजदूर उस पर हंसने लगे। ओ, ये यतीम भिखारी की किस्मत तो देखो, शहर के सबसे अजीम ताजिर की लाडली इसकी झोपड़ी में बैठी है। सुना है बहुत खूबसूरत है। ये ताने फराज के दिल पर तीर की तरह लगते थे। अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसने फैसला किया कि वो अब भीड़ भाड़ वाले हिस्से में काम नहीं करेगा। वो बंदरगाह के उस सुनसान कोने में चला गया जहां कम जहाज आते थे और उजरत भी कम मिलती थी, ताकि कोई आयेशा के नाम पर ताने न दे। शाम को जब वो थका हारा पसीने में लथपथ वापस आता तो आते हुए थोड़ी सी रोटी ले आता। बेबी जी, आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, ये थोड़ा खाना खा लीजिए, वो अदब से पेश करता। आयेशा गुस्से में उसे ताने देती और शुरू में खाना ठुकरा देती, पर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होने लगा कि अब यही झोपड़ी उसकी तकदीर है। उसने सब्र किया और दिन भर कुरान पढ़ने लगी। उन दोनों में बातें न के बराबर होती। फराज हमेशा एक माँ की तरह उसकी जरूरतों का ख्याल रखता, उसकी इजाजत के बिना उसके करीब नहीं जाता था। उसके इस पाक दामन और शरीफाने रवैये ने आयेशा के दिल में बर्फ को थोड़ा पिघलाना शुरू कर दिया था। एक दिन बंदरगाह पर एक बेहद भारी सामान उठाते हुए फराज का पांव फिसला और एक बड़ा संदूक उसकी कमर पर आ गिरा। उसकी कमर बुरी तरह जख्मी हो गई और वो दर्द के मारे चीख पड़ा। कुछ नेक मजदूर उसे उठाकर उसकी झोपड़ी तक ले आए। हकीम को बुलाया गया, जिसने देखकर कहा, हड्डी को शदीद चोट आई है, इसे कई दिन तक यहाँ बिस्तर पर ही सीधा लेटना होगा, वरना ये जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। आयेशा ने जब फराज को उस हाल में दर्द से तड़पते हुए देखा तो उसके अंदर का नेक और रहमदिल इंसान जाग उठा। जिस शख्स को वो ताने देती थी, आज वो उसके आगे बेबस पड़ा था। आयेशा ने आगे बढ़कर उसके जख्मों पर पट्टियां बदली। उसने रातों को जागकर उसकी खिदमत की, उसे वक्त पर दवाई दी और उसके आसपास ठंडी हवा की। फराज की इस लाचारी में आयेशा की खिदमत ने उन दोनों के दरमियान खामोशी की दीवार गिरा दी। इन दर्द और गम के दिनों में दोनों एक दूसरे को समझने लगे और आयेशा को एहसास हो गया कि फराज सच में एक कीमती हीरा है जिस पर धूप और मिट्टी की परत चढ़ी है। फराज का वक्त अब अपने बिस्तर पर गुजरता, जबकि आयेशा उसकी पूरी लगन से खिदमत करती। इन्हीं चंद दिनों की आजमाइश ने दोनों के दिलों को एक दूसरे के करीब कर दिया था। अब उस छोटी सी झोपड़ी में दुख जरूर था, लेकिन अब एक दूसरे के लिए सुकून और हमदर्दी भी पैदा हो चुकी थी। आयेशा अपनी माँ को याद करती, लेकिन उसने सब्र करना सीख लिया था। दूसरी तरफ आयेशा की वालिदा अपने अजीम महल में दिन रात रोती रहती कि उसकी फूल जैसी बेटी किस हाल में होगी, लेकिन मगरूर फारूक के खौफ से वो झोपड़ी की तरफ रुख नहीं कर सकती थी। फारूक ताजिर अपनी बेटी को घर से निकालकर बेहद खुश था। उसका मन घड़ंत मसला हल हो चुका था। लोगों ने बातें बनाना बंद कर दी थी और उसकी तिजारत फिर से पहले की तरह उरूज पर पहुंच गई थी। उसे अपनी इस कामयाबी पर बेहद घमंड था। उन्हीं दिनों बगदाद के शोरो गुल वाले बाजारों में एक अजनबी और ज़ईफ शख्स दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सफर की थकान और आंखों में किसी की तलाश थी। वो एक लंबे अरसे से बगदाद की गलियों की खाक छान रहा था, जैसे किसी गुम हुई कीमती चीज को ढूंढ रहा हो।
वो हर आते जाते शख्स से सिर्फ एक ही सवाल करता, भाईजान, क्या इस शहर में कोई ऐसा यतीम नौजवान रहता है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल हो और जो दूसरे शहर से बचपन में यहाँ आया हो? लोग उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाते, लेकिन वो बुजुर्ग हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार ढूंढते ढूंढते वो बंदरगाह जा पहुंचा। वहां उसने पुराने और तजुर्बाकार मजदूरों से पूछा। एक मजदूर ने सोचने के बाद कहा, बाबा, यहाँ एक ही ऐसा लड़का है जिसे हम सालों से देख रहे हैं। वो भी बचपन में कहीं बाहर से ही इस शहर में आया था। यतीम है, निहायत शरीफ है, पर बेचारे की किस्मत अजीब है। उसका नाम फराज है और आजकल पिछले हिस्से में मजदूरी करता था, पर कुछ दिनों से जख्मी होने की वजह से अपनी झोपड़ी में पहाड़ी के उस तरफ पड़ा है। बुजुर्ग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक जग उठी। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा हूं? उसने मजदूर से उस झोपड़ी का रास्ता पूछा और तेजी से उस तरफ चल पड़ा। शाम का ढलता वक्त था। फराज थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था और चटाई पर बैठा आयेशा के हाथ का पका हुआ सूखा खाना खा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। फराज ने आहिस्ता से उठकर दरवाजा खोला। सामने एक थका हुआ सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग खड़ा था। बाबा, आप कौन हैं? क्या चाहिए आपको? फराज ने निहायत अदब से पूछा। बुजुर्ग ने करीब से फराज का चेहरा देखा। उसकी शक्ल, उसकी आंखें बिल्कुल अपने मरहूम दोस्त जैसी थीं। बुजुर्ग ने भारी आवाज में अपना नाम बताते हुए पूछा, बेटा, तुम इस शहर में कब से हो? तुम्हारे वालिदैन कौन थे? फराज ने सादगी से अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कैसे वो 4 साल की उम्र में यहां आया और उसे कुछ याद नहीं। ये सुनते ही बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर फराज को सीने से लगा लिया। बेटा फराज, मैं तुम्हारे वालिद का बहुत पुराना और खास दोस्त हूं। मैंने तुम्हें जब आखिरी बार देखा था, तुम बहुत छोटे थे। तुम कोई मामूली मजदूर या भिखारी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे वालिद दूसरे शहर के सबसे अजीम और अमीर ताजिर थे। एक हादसे में उनकी वफात के बाद दुश्मनों की वजह से तुम्हें इस शहर भेज दिया गया था, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे वालिद की इतनी दौलत और इतनी बड़ी तिजारत आबाद है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं सालों से तुम्हारी तलाश में था ताकि तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंप सकूं। आयेशा, जो पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, सताए में आ गई। फराज और आयेशा दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो लड़का पूरी जिंदगी बगदाद के लोगों और फारूक ताजिर की नजरों में सिर्फ एक फटे हाल भिखारी था, दरअसल एक अजीम सल्तनत ए तिजारत का वारिस था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मैं यहीं सराय में रुका हूं। तुम सोच लो, कल हमें वापस चलकर अपने वालिद की तिजारत संभालनी है। और ये कहकर वो चला गया। उस रात उस छोटी सी झोपड़ी में नींद किसी की आंखों में नहीं थी। ये वाकई किसी ख्वाब जैसा था। आयेशा ने फराज की तरफ देखा और कहा, फराज, ये अल्लाह का इनाम है तुम्हारे सब्र का। तुम्हें कल ही उस बुजुर्ग के साथ अपने शहर जाना चाहिए और अपने वालिद की अमानत संभालनी चाहिए। फराज ने आयेशा की तरफ देखते हुए निहायत संजीदगी से जवाब दिया, बीबी जी, मैं अकेला हरगिज नहीं जाऊंगा। इस आजमाइश में आपने मेरा साथ दिया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। आयेशा को अपने बाप का वो जुल्म याद आया जब उसने तलवार की नोक पर उसे घर से निकाला था। उसने भारी दिल से फैसला किया कि जिस बाप को उसकी शक्ल से नफरत है, उसके शहर में रहने से बेहतर है कि वो अपने शौहर के साथ उसके आबादी शहर चली जाए। अगले दिन सुबह सवेरे फराज और आयेशा उस बुजुर्ग के साथ एक अजीम और शान बादबानी जहाज पर सवार हुए। सफर लंबा था। दरिया की लहरों को देखते हुए फराज का दिल शुक्र से भर गया। या रब, जब मैं यहाँ इस शहर आया था तब मेरे पास कुछ न था, और आज जब जा रहा हूं तो तूने मुझे बेहतरीन जीवन साथी और इज्जत और दौलत से नवाजा है। उसने रास्ते में बुजुर्ग से अपने वालिदैन की बातें पूछी और उनकी कहानी जानकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों के सफर के बाद जहाज शहर के किनारे लगा। ये फराज का अपना शहर था। बुजुर्ग उन्हें लेकर एक बेहद अजीम महल नुमा घर के सामने रुका। फराज को धुंधला सा याद था कि उसके बचपन में ये घर टूट फूट का शिकार था, लेकिन बुजुर्ग ने उसकी नई सिरे से मरम्मत करवा दी थी। जब आयेशा ने उस घर के अंदर कदम रखा तो वो दंग रह गई। ये घर उसके मगरूर बाप फारूक ताजिर के महल से भी दोगुना बड़ा और आलीशान था। रेशम के पर्दे, कीमती फर्श और अजीम बाग। आयेशा की आंखों से शुक्र के आंसू निकल आए। बेशक अल्लाह जो करता है अपने बंदों की बेहतरी के लिए करता है, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा। अगले दिन बुजुर्ग फराज को शहर के खास बाजारों में ले गया और उसके वालिद के पुराने दोस्तों से मिलवाया।
फराज को देखकर लोग खुशी से रो पड़े। तुम बिल्कुल अपने वालिद का अक्स हो, जब वो जवान थे तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते थे, उन्होंने कहा। फराज ने अपनी समझदारी, ईमानदारी और बंदरगाह के तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए अपने वालिद की बंद पड़ी तिजारत को दोबारा शुरू किया। उसकी मेहनत और नीयत की वजह से कुछ ही वक्त में उसकी तिजारत पूरे मुल्क में फैल गई। वो अब अपने वालिद से भी बड़ा ताजिर बन चुका था। फराज और आयशा अपने नए महल में बेहद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इतनी खुशियों के बावजूद आयशा की आंखें अक्सर नम रहती थीं। वो अकेले में रोकर अपनी मां को याद करती थी, जिसे उसने रात के अंधेरे में आखिरी बार देखा था। एक दिन फराज ने नरमी से आयशा से कहा, आयशा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम बगदाद चलें, ताकि आप अपने वालिदैन से मिल सकें। आयशा ने सदमे से इनकार करते हुए कहा, नहीं फराज, मेरे वालिद मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उन्होंने मुझे इस घर से निकाल दिया था, मैं वहां कैसे जा सकती हूं? लेकिन फराज ने जिद की, अल्लाह ने हमें आजमाइश से निकालकर खुशहाली दी है, एक बार जरूर चलना चाहिए। आयशा मान गई। इस बार जब वो बगदाद आए तो किसी यतीम मजदूर की तरह नहीं, बल्कि शहर के सबसे अजीम और शाही ताजिर की हैसियत से आए थे। उनका काफिला देखकर बगदाद की सड़कें थम गईं। कीमती घोड़ों पर सवार मुहाफिज और पीछे शाही बग्घी में फराज और आयशा। फरूक ताजिर को पहले ही उसके जासूसों और ताजिरों ने खबर दे दी थी कि पड़ोस के शहर का सबसे बड़ा और रईस ताजिर, जिसकी दौलत फारूक से भी कई गुना ज्यादा है, बगदाद आ रहा है। फारूक, जिसके दिल में हमेशा दौलत की हवस रहती थी, उस नए और अजीम ताजिर को सलाम करने और उससे तिजारती ताल्लुकात बनाने के लिए भागा भागा आगे आया। लेकिन जब बग्घी का दरवाजा खुला और उसमें से फराज बाहर निकला तो फारूक ताजिर के पैरों तले जमीन निकल गई। ये वही भिखारी और धूल में सना मजदूर था जिसे उसने तलवार की नोक पर जलील करके अपनी बेटी के साथ निकाला था। लेकिन फारूक जैसा घमंडी इंसान लालच में अंधा हो चुका था। उसने जलील होने के बजाय बेशर्मी की इंतहा कर दी। लालच में आकर फारूक आगे बढ़ा और उसने फराज को जोर से गले लगा लिया। आओ मेरे दामाद, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम अजीम इंसान हो। आयशा बेटी, आओ अंदर आओ। उसने झूठी मुस्कुराहट और मक्कारी से उनका इस्तकबाल किया। आयशा अपने बाप की इस मक्कारी को देखकर हैरान थी। जो बाप उसके बेगुनाह होते हुए भी उसे कत्ल करना चाहता था, आज दौलत की चमक देखकर उसे पलकों पर बिठा रहा था। आयशा दौड़कर महल के अंदर गई और अपनी मां के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जब आयशा थोड़ी संभली तो उसने अपनी मां से पूछा, अम्मी जान, अब्बू को अचानक क्या हो गया? वो तो हम दोनों की शक्ल से भी नफरत करते थे, आज ये शाही इस्तकबाल कैसा? मां ने मुस्कुराते हुए आंसू पोंछे और बोली, बेटी, तेरे बाप के दिल में न रिश्तों की कदर है न मोहब्बत की। उन्हें जब से खबर मिली है कि फराज एक बेहद दौलतमंद ताजिर का बेटा है और आज पूरे बगदाद का सबसे अमीर इंसान बन चुका है, ये सब उनका लालच है। उनकी आंखें दौलत देखकर झुक गई हैं। उसी वक्त पूरे बगदाद के बाजारों और बंदरगाह पर यह खबर बिजली की तरह फैल चुकी थी कि जो यतीम कल तक इन्हीं धूप वाली सड़कों पर अपनी कमर पर बोरियां ढोता था, आज वो इस पूरे खित्ते का सबसे अजीम ताजिर बनकर लौटा है। उन बदनीयत ताजिरों के मुंह बंद हो चुके थे और मगरूर फारूक का घमंड उसी के दामाद की दौलत के आगे खाक में मिल चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है, बेशक दौलत और रुतबा अल्लाह की देन है, जिसे चाहे दे और जिससे चाहे छीन ले। इंसान को कभी अपने माल पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फारूक ताजिर जैसा लालच इंसान को दुनिया में भी रुसवा करता है और आखिरत में भी। वहीं दूसरी तरफ फराज और आयशा की तरह जिन दिलों में अल्लाह का तवक्कुल और सब्र होता है, उनके नसीब दुनिया में भी बदल जाते हैं और आखिरत में भी उनके दर्जे बुलंद होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।